हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ तनु। वेलकम टू द सेशन। हम ईवीएस की पेडागोजी को कर रहे थे और इसके पहले हम 3 वीडियोस में ईवीएस की पेडागोजी को कर भी चुके हैं। अगर आपने उन्हें देखा होगा तो 15-15 क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन पेपर में आते हैं और इसके पहले हम 3 वीडियोस ईवीएस की भी कर चुके हैं। आज ये चौथी वीडियो है और इसी तरीके से 23 वीडियोस हमें ईवीएस में बनानी है, क्योंकि 23 क्वेश्चन पेपर जो है वो हमारे पास हैं। मतलब कि 23 पेपर ही सिर्फ हुए थे और ईवीएस के। तो 23 वीडियोस हम ईवीएस की पेडागोजी की करेंगे और 23 वीडियोस ही हम ईवीएस के कंटेंट वाले पार्ट को करेंगे। तो हम ये चौथी वीडियो कर रहे हैं और इसके पहले हम 3 वीडियो कर चुके हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर है मैं आपको उसका डेट भी बता देती हूँ। 4 जनवरी 2022 का क्वेश्चन पेपर है ये। 4 जनवरी 2022 का क्वेश्चन पेपर है। मैं आपको सारी डेट बताती चलूँगी, अगर आप चाहें तो क्वेश्चन मिला भी सकते हैं। और मैं ये कहीं से टाइपिंग करके नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट मैं ऑफिशियल साइट से मैंने पेपर डाउनलोड किया है और हम वहाँ से क्वेश्चन पेपर को कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। और इसी तरीके से हम सीडीपी के भी 12 वीडियोस को कर चुके हैं और बहुत जल्द आने वाले समय में हमारी सीडीपी वाली मतलब हर एक जो भी हमने स्टार्ट किया है सारी पूरी हो जाएंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ में। और अगर आप चाहेंगे तो उसके पहले की वीडियोज़ 2011 से लेके 2019 तक के क्वेश्चन पेपर, 20 तक के क्वेश्चन पेपर तो हमने कर ही लिए हैं, लेकिन फिर से अगर आप चाहेंगे तो हम कर सकते हैं, लेकिन जब एक बार ये ख़त्म हो जाएगा तो ही कर पाएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल प्रवृत्ति को इंगित करता है। चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को, मतलब कि स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच को इंगित कर रहा है चारों ऑप्शन में से। तो स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। तो ये बात तो एनसीएफ 2005 में लिखी गई है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। एनसीएफ की जो गाइडलाइंस 5 दी गई हैं उसमें तो ये लिखा ही गया है कि बच्चों का जो ज्ञान है उसको बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। तो पहला ऑप्शन तो वही बोल रहा है कि स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, रटने को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। ये भी एनसीएफ की ही गाइडलाइन थी, तो इसमें भी बिल्कुल ठीक है ये बात। अगला है कि सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान करना चाहिए। तो अगला है कि स्कूल, घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाएं होनी चाहिए। तो ये बात तो उन्होंने नहीं कही कि सीमाएं होनी चाहिए, लेकिन हाँ, सीखने के लिए प्रस्थान किया जा सकता है, बुक से प्रस्थान किया जा सकता है। तो यहाँ पे ए बी, मतलब प्रस्थान करने की बात ये नहीं है कि बुक से पढ़ना ही नहीं है। प्रस्थान करने की बात ये है कि बुक के अलावा भी बहुत चीज़ों से पढ़ सकते हैं हम, अपने समाज से, अपने मतलब बहुत सारी चीज़ों से हम पढ़ सकते हैं। किताबी ज्ञान ही सिर्फ ज्ञान नहीं होता, अनुभव होते हैं, इन सब चीज़ों से भी बच्चे सीख सकते हैं। तो यहाँ पे ए, बी और सी हो गया। इन्होंने कोई मतलब स्कूल, घर और समुदाय के बीच कोई स्पष्ट सीमा नहीं होनी चाहिए, बल्कि बच्चों को सीखने के लिए वहाँ भी वातावरण प्रदान करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जो आज का पहला क्वेश्चन है उसमें एनसीएफ की गाइडलाइन को ही दे दिया गया है। तो आपको मैं एनसीएफ की गाइडलाइंस करवा दूंगी। एनसीएफ को तो आपको पढ़ के ही जाना है, आरटीई 2009 को भी अच्छे से पढ़ना है और एनईपी 2020। लेकिन अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए सीडीपी में, आप देख सकते हैं कि एनईपी 2020 से ऐसे बहुत भारी भरकम क्वेश्चंस नहीं आए हैं कि हमें बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स की पढ़नी है। एनईपी 2020 में बहुत सारी बातें हैं, वो प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक के लिए हैं, लेकिन आपको कुछ चुनिंदा चीज़ें ही पढ़ के जानी है अपने एग्ज़ाम के लिए। तो मैं आपको वीडियो भी करवाऊंगी, लेकिन अभी पहले हम सीरीज जो प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, बीच बीच में मैं आपको एक दो वीडियोज़ जो है वो कंटेंट के भी प्रोवाइड करती रहूँगी। लेकिन हाँ, वीडियोज़ वही होंगे जो कि बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, लाइक कि एनसीएफ 2005 पे हो सकता है, आरटीई 2009 पे हो सकता है, एनईपी 2020 पे हो सकता है, जीन पियाजे पे हो सकता है, लेव वाइगोत्स्की पे हो सकता है, हार्वर्ड गार्डनर पे हो सकता है। मतलब इन सब चीज़ों पे जो सीटेट में मतलब आती ही आती हैं, ऐसी है नहीं कि वहाँ से क्वेश्चन ना आए, तो वहाँ से क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो अगर हम यहाँ पे मतलब हमारा तो क्लियर हो गया कि विद्यार्थियों के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, रटने को हतोत्साहित किया जाए और सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान किया जाए। मतलब सिर्फ सीखने का माध्यम किताब ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों से सीखा जा सकता है। तो ए, बी और सी क्वेश्चन तीनों ही ठीक है इसमें। और चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि चाइल्ड सेंट्रिक नेचर को मतलब इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में दिखा रहा है चारों ऑप्शन में से।
इन्वायरमेंटल स्टडीज में चाइल्ड सेंटर्ड नेचर को कौन दिखा रहा है ईवीएस के स्टडी में, ईवीएस को पढ़ाने में? तो पहला ऑप्शन हमें तो आंसर पता ही हो चुका है। मतलब चिल्ड्रंस लाइफ एट स्कूल मस्ट बी लिंक्ड टू दियर लाइफ आउटसाइड द स्कूल। बच्चे की लाइफ को जो है वो बाहरी जीवन से भी जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों के मतलब स्कूल की दुनिया को और बाहरी दुनिया को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, और रोट लर्निंग को डिस्करेज करना चाहिए, और डिपार्चर फ्रॉम बुकिश लर्निंग मतलब कि बुक की लर्निंग से डिपार्चर करके मतलब बहुत सारी अदर चीज़ों पे अनुभव को करके सीखने पर, लोक समुदाय इन सबसे सीखने पर भी जोर देना चाहिए। और हैविंग शार्प बाउंड्रीज अमॉन्ग स्कूल, होम एंड कम्युनिटी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चों को हमें बच्चों के ईवीएस लर्निंग के लिए ए, बी एंड सी तीनों ऑप्शन जो है वो यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पे ए, बी और सी तीनों ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएंगे। थर्ड वाला ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के कौन से उद्देश्य हो सकते हैं? तो विद्यार्थियों को अपने स्वयं के और सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बात बिल्कुल ही सही है, इसमें कुछ भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है या फिर कुछ भी ऐसी बात नहीं है जो कि गलत हो। A1 तो बिल्कुल ही सही है कि बच्चों को खुद के सीखने पर खुद से चिंतन करने पे मतलब रिफ्लेक्ट करने के लिए उन्हें इनकरेज करना चाहिए। नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। बच्चों को ऐसा वातावरण, ऐसा इन्वायरमेंट प्रदान करना चाहिए जहाँ पे वो करके सीख सके, इंगेज हो सके, एक्टिविटी से सीख सके। तो उसके लिए हमें समय, स्थान और स्वतंत्रता तीनों ही बच्चों को देनी होगी, तभी वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे और वो ज्ञान का निर्माण कर पाएंगे। अगला है कि विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं। देखो फिर से पढ़ते हैं कि विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, ज्ञान के एक निश्चित प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं। तो ये बात ठीक है कि बच्चे जो है वो ज्ञान को सीखने में एक प्रतिभागी होते हैं, ना कि एक निश्चित प्राप्तकर्ता होते हैं। ये बात ठीक है। निर्धारित पाठ्य पुस्तक को सीखने के लिए संसाधन का एकमात्र आधार होना, तो मैंने तो पहली बात आपको डिकोड कर दिया है। एकमात्र, केवल, ओनली, ये सारे वर्ड्स तो अपने आप में बहुत ही गलत है। तो ये तो एकदम ही गलत हो गए, तो ऑप्शन ही नहीं होगा। तो आपको जहाँ पे डी दिखे आप वहाँ से काट कर आगे बढ़ जाइए। लेकिन तीनों ऑप्शन अपने आप में बहुत ही स्पष्ट हैं कि इसमें बहुत डीपनेस नहीं है, मतलब कि ऐसा क्वेश्चन है कि हाँ आराम से आप कर सकते हैं। तो अगर आप डी वाले ऑप्शन को, एकमात्र सीखने के लिए संसाधन का एकमात्र आधार पुस्तक ही नहीं होता, बल्कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि बुकिश नॉलेज से हमें डिपार्चर करना है और समुदाय करके सीखना और मतलब बहुत सारी चीज़ों से सीखने की कोशिश करनी है। तो डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे गलत हो गया। और अगर आप डी ऑप्शन को काट दें तो आपको वैसे भी ए ऑप्शन आंसर मिलेगा, क्योंकि ए, बी और सी तो सही है। लेकिन अगर आपको डी ऑप्शन भी पकड़ पा रहे हैं कि डी ऑप्शन तो नहीं ही है, तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। आप तीनों ऑप्शन को काटेंगे नीचे से कि डी जहाँ जहाँ होगा वो तो आंसर होगा नहीं, तो ए, बी और सी आंसर है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस स्टडी, ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। आप प्राइमरी लेवल पे ईवीएस पढ़ाने का कौन सा ऑब्जेक्टिव हो सकता है? तो इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग, मतलब बच्चे अपने खुद के लर्निंग को रिफ्लेक्ट कर सके, उसके लिए उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और इंगेजिंग चिल्ड्रन बाय गिविंग स्पेस, बच्चों को गिविंग स्पेस, टाइम एंड फ्रीडम टू जनरेट न्यू नॉलेज, बच्चे को न्यू नॉलेज को जनरेट करने के लिए उन्हें बच्चे को स्पेस भी मिलना चाहिए, टाइम भी मिलना चाहिए और फ्रीडम मतलब कि स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए कि हाँ वो करके सीख सकें। ट्रीटिंग चिल्ड्रन एज पार्टिसिपेंट्स इन लर्निंग, मतलब बच्चों को इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए कि बच्चे जो है वो लर्निंग में पार्टिसिपेंट है, ना कि एक फिक्स्ड बॉडी है नॉलेज को लेने के लिए, नॉट एज रिसीवर्स ऑफ अ फिक्स्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो मतलब बच्चे जो है वो क्या है, बच्चे ट्रीटिंग चिल्ड्रन एज पार्टिसिपेंट इन लर्निंग, बच्चे को ऐसा ट्रीट करना चाहिए कि वो सीखने के भागीदार है, ना कि एक प्राप्तकर्ता के रूप में एक निश्चित बॉडी है। तो ये बात भी ठीक है। और अगला क्या है कि ट्रीटिंग द, यहाँ पे मतलब आप देख सकते हैं कि इस वर्ड को आप हटा दें सोल बेसिस पे, और आप तो इसको हम हटा देंगे तो हमारा सारा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल
ठीक हो जाएगा, ए, बी और सी, क्योंकि सिर्फ पाठ्य पुस्तक ही एकमात्र आधार नहीं है सीखने का। तो ए, बी और सी जो है वो बिल्कुल ठीक है। और अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो क्या है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में कौन सा कथन सही है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में कौन सा कथन सही है। कक्षा 3 से कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है वो इसके पहले मैंने 3 वीडियोज़ कराई हैं, हर एक वीडियो में ये क्वेश्चन आया हुआ है। हर एक वीडियो में ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि पर्यावरण में किस किस सब्जेक्ट को शामिल किया गया है। तो वही तो मैं कह रही हूँ, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक की ईवीएस की पुस्तक में विज्ञान भी होता है, सामाजिक विज्ञान भी होता है और पर्यावरण की शिक्षा की अवधारणा और मुद्दों को एक साथ एकीकृत करके, एक साथ जोड़कर, समाहित करके एक ही पुस्तक में पढ़ाया जाता है। तो ये बिल्कुल ही ठीक है। इसके लिए तो अदर ऑप्शन देखने भी नहीं है, लेकिन हम देख लेते हैं एक बार ऑप्शन को कि यह विषय कक्षा 1 और 2 में है। इससे संबंधित मुद्दों और चिंताओं को भाषा और गणित के माध्यम से दिया जाता है, तो बिल्कुल भी नहीं है। ईवीएस क्लास 3 से ही स्टार्ट होता है। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा जो है वो फॉर्मल है नहीं। बच्चों को बहुत ही कनेक्ट करके ईवीएस की अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना जो है वो उन्होंने नैरेटिव स्टोरीज कितने तरीके से बच्चों को कनेक्ट करने की कोशिश की है उस पुस्तक में। और यह एकल विषय दृष्टिकोण पर आधारित है, तो एकल विषय नहीं है ये, मल्टीपल है यहाँ पे, अप्रोच यहाँ पे है। तो ये भी बिल्कुल ही सही नहीं है। यहाँ पे मल्टीपल अप्रोच का मतलब है कि यहाँ पे साइंस के भी पॉइंट को शामिल किया गया, सोशल साइंस को भी शामिल किया गया और पर्यावरण के मुद्दों को भी शामिल किया है। तो ये एकल विषय नहीं है, ये मल्टीपल है। तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन सही नहीं होंगे। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसके पहले वाले हर वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हो गया, उसके बाद थीम वाले क्वेश्चन हो गए। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो हर एक क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो which of the following statement is true in relation to environmental studies at primary level। तो चारों में से ऐसा कौन सा रिलेशन है जो कि ईवीएस पढ़ाने के लिए, मतलब चारों ऑप्शन में से ईवीएस के लिए कौन सा पॉइंट जो है वो सही है प्राइमरी लेवल के लिए। तो environmental studies in class 3rd to 5th as a subject integrates the concept and issues of science, social science and environment education। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है कि इसमें आपके पास एसएसटी भी होता है, साइंस भी होता है और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ भी आपको होते हैं। तीनों ही इंटीग्रेट करके पढ़ाए जाते हैं, जोड़कर साथ रख के पढ़ाए जाते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही आपका ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए। ईवीएस की कक्षा में इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि ईवीएस की कक्षा में कम किया जाना चाहिए। तो स्वतंत्र वाद विवाद को कम करना चाहिए, तो डिस्कशन को हमें प्रोत्साहित करना है, हतोत्साहित नहीं करना है। तो इसे कम करने की ज़रूरत नहीं है। कम करने का मतलब है कि जिसका चारों में से सबसे कम वेटेज होना चाहिए पुस्तक में। अगला है कि चित्र पठन को, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चे जो है वो चित्र से अगर उनको पढ़ना, छोटे बच्चे हैं उनको अगर पढ़ने में भी प्रॉब्लम होती है अभी तो उनको चित्र के माध्यम से वो कहानी को नरेट कर लेते हैं, तो चित्र से बच्चे बहुत कुछ समझ पाते हैं। तो ये तो नहीं हटाना चाहिए। और कथा का मतलब है स्टोरी। जैसे कि अब अगर आप ईवीएस का बुक पढ़ेंगे तो आपको बीच बीच में बॉक्स में स्टोरी दी रहती है, तो स्टोरीज़ को आप नहीं हटा सकते, क्योंकि स्टोरीज से ही बच्चे जो है वो पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन हाँ, विवरण को हटाया जा सकता है, विवरण को आप हटा सकते हैं। जो कि डिस्क्रिप्शंस दिए होते हैं किसी भी पार्ट के बारे में, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई होती हैं, जैसा कि एनसीईआरटी की बुक में तो बहुत सारी नहीं है, लेकिन हाँ अगर उसको भी चारों ऑप्शन में से अगर पूछा जाए तो विवरण को जो है वो कम किया जा सकता है। डिस्क्रिप्शन जो है वो चैप्टर के बारे में उसको कम कर सकते हैं, लेकिन स्वतंत्र वाद विवाद को, चित्र पठन को और कथा को कहीं से भी कम नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मिनिमाइज्ड इन द ईवीएस क्लासरूम। ईवीएस के क्लासरूम में, पुस्तक की बात नहीं है, ईवीएस के क्लासरूम में किसको जो है वो मिनिमाइज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। तो फ्री डिबेट तो होना ही चाहिए, पिक्चर रीडिंग भी होना ही चाहिए, नरेटिव भी होनी चाहिए, लेकिन डिस्क्रिप्शन जो है वो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं कि बच्चों को बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जाएँ, बहुत सारी बातें बताई जाए इस पार्ट के बारे में, मतलब इन्फॉर्मेशन वाली बातें। लेकिन हाँ, अगर आप बच्चों को कुछ भी चीज़ें जो है स्टोरी के माध्यम से सिखाते हैं, नरेटिव के माध्यम से सिखाते हैं, पिक्चर रीड करके सिखाते हैं, या फिर मतलब
मतलब किसी तरीके से जो कि एक्टिविटीज़ में इंगेज हो पाए, बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा सेंसर इंगेज हो पाएँ तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से सीख पाएंगे। तो यहाँ पे डी को हम कम कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन को, वर्डन को कम किया जा सकता है। और अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए क्या वास्तविक चुनौती है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने की क्या वास्तविक चुनौती है। परिभाषाएं और जानकारी हो गई, परिभाषाएं और जानकारी है, रटकर सीखना है, अवधारणाओं का विवरण है, या विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने की अवसर है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही ठीक है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती जो है वो विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने की अवसर है। मतलब शिक्षक को इतना ध्यान रखना चाहिए कि ईवीएस के क्लासरूम में बच्चों को अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिलना चाहिए। मतलब कि अवधारणाओं का विवरण तो टीचर दे सकते हैं, रट कर बच्चे सीख भी सकते हैं, मतलब रट कर याद भी रख सकते हैं, परिभाषाएं और जानकारी भी बताई जा सकती हैं। लेकिन विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ईवीएस के क्लासरूम में क्या हो सकती है कि वो खुद को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। कोई भी चीज़ अगर उन्हें बताया गया है, अगर वो जब तक वो एक्टिविटीज़ में नहीं लगेंगे वो बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि याद करने में प्रॉब्लम जो है वो सबको होती है बहुत, कि हर चीज़ को याद करके बता देना, इस सब में प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब बच्चा जो है वो इंगेज करके एक्टिविटीज़ में जाके सीखता है तो उसको वो आसानी से एक्सप्रेस कर पाता है। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती क्या है। विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने का अवसर। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल ही ठीक है। और रियल चैलेंज फॉर ईवीएस लर्निंग एट प्राइमरी लेवल। अगर आपको इस क्वेश्चन का मतलब कहीं से भी लगे कि हाँ समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसमें एलिमिनेशन मेथड भी अगर अपनाना चाहे तो अपना सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि तीन जो ऑप्शन है वो थोड़े से मतलब उतने पॉजिटिव नहीं है, लेकिन जो चौथा ऑप्शन है वो आपको बहुत पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव के अप्रोच से भी आप इसको लेकर चल सकते हैं। तो रियल चैलेंज क्या है ईवीएस के क्लासरूम में प्राइमरी लेवल पे, तो डिफिनीशंस एंड इन्फॉर्मेशन है, रूट लर्निंग है, डिस्क्रिप्शंस ऑफ कॉन्सेप्ट है, या अपॉर्चुनिटीज़ फॉर चिल्ड्रंस टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। मतलब बच्चों को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए अवसर प्रदान करना, ये एक बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होंगे, आपको कैसे मैनेज करना है, ये सब चीज़ें जो है वो क्लासरूम में चुनौती हो सकती हैं। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल ही ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उप थीम भी शामिल है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया भी था, आप देख सकते हैं कि थीम और उप थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको 6 थीम है, 6 थीम में से कि मैंने आपको बताया, फैमिली एंड फ्रेंड हो गया, वाटर हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, शेल्टर हो गया, और थिंग्स वी मे कैन डू हो गया, और उसके बाद फूड हो गया। और तो ये सारी बातें जो है वो आपको 6 थीम है, आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बना दी है शॉर्ट में, तो आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, सिर्फ 5 मिनट की वीडियो है। अगर आप उसको नोट कर लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन जो है वो थीम और उप थीम से बनने वाले हो जाएंगे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उप थीम कौन सा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी भी बताया मैंने आपको कि परिवार और फ्रेंड क्या है, ये थीम है। जल क्या है, ये भी थीम है। भोजन क्या है, ये भी थीम है। लेकिन जो कार्य और खेल है वो क्या है, वो सब थीम है, उप थीम है। वो किसके अंतर्गत आता है, परिवार और दोस्त के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत कितने थीम सब थीम आते हैं, 4 आते हैं। रिलेशनशिप हो गया, वर्क एंड प्ले हो गया, और उसके बाद एनिमल हो गए, प्लांट हो गए, ये चारों सब थीम हैं। तो इन चारों सब थीम के नाम आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि इसमें से उप थीम कौन है। तो इसमें से क्वेश्चन में पूछा गया कि उप थीम इसमें से कौन है। नहीं, क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से किस उप थीम किस में जो है वो उप थीम शामिल है। क्वेश्चन में पूछा गया कि किस में उप थीम जो है वो शामिल है। तो इसका आंसर बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा मैं बताती हूँ आपको कि हमारे पास 6 थीम है। फैमिली एंड फ्रेंड हो गए, वाटर हो गया, और शेल्टर हो गया, फूड हो गया, थिंग्स वी मे कैन डू हो गया, और एक और भी है। तो मतलब 6 थीम है, और उसके बाद सब थीम पूछ रहा है। तो सब थीम सिर्फ परिवार और दोस्त के अंतर्गत आता है। ठीक, परिवार और दोस्त के अंतर्गत सब थीम आते हैं, और सब थीम इसके कितने हैं, 4 हैं।
एक क्या है, एक रिलेशनशिप हो गया, दूसरा वर्क है, दूसरा ये है वर्क एंड प्ले हो गया, तीसरा जो है वो एनिमल हो गया और चौथा जो है वो क्या हो गया, प्लांट हो गए। तो ये 4 सब थीम है। मैंने एक वीडियो बनाई है शॉर्ट में, अगर आप चाहे तो वहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा ये गया है, ये नहीं पूछा गया कि इसमें आप सब थीम को आइडेंटिफाई करिए। इसमें पूछा गया कि कौन सा ऐसा ईवीएस का पाठ्यक्रम है जिसमें कि उप थीम भी शामिल है। तो उप थीम शामिल है परिवार और दोस्त में, और वो क्या क्या है मैंने आपको बता दिया। रिलेशनशिप हो गए, और प्लांट वर्क एंड प्ले हो गया, एनिमल हो गए और प्लांट हो गए। तो ये आपको चारों याद रखने हैं, और 6 जो है वो थीम के नाम भी याद रखने हैं। तो आप देख सकते हैं कि सब और थीम और सब थीम से कितने क्वेश्चन जो है वो हर बार, एक क्वेश्चन पेपर में 5 नहीं बने हैं क्वेश्चन, लेकिन हर एक क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन बना हुआ है, और ये फ्री का है तो आप आराम से इसको ले भी सकते हैं। कि विच ऑफ द फॉलोइंग थीम कंसिस्ट ऑफ सब थीम्स इन द सिलेबस ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। तो प्राइमरी लेवल में ईवीएस के सब थीम किस थीम के अंतर्गत इंक्लूड किए गए हैं। तो फैमिली एंड फ्रेंड के अंतर्गत 4 हैं, रिलेशनशिप हो गया, और वर्क एंड प्ले हो गया, और उसके बाद जो है वो एनिमल हो गए और प्लांट हो गए। ये 4 सब थीम हो गए, और थीम में जो है वो फैमिली एंड फ्रेंड्स हो गए, वाटर हो गया, फूड हो गया, शेल्टर हो गया, ट्रैवल हो गया, थिंग्स वी मेक एंड डू हो गया। तो ये आपको 6 थीम और 4 सब थीम आपको ये अच्छे से याद रखना है, और कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे होंगे तो आपको याद होगा, और अगर आपने नई तैयारी स्टार्ट किया है आपने, तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ से जाकर 5 मिनट की सिर्फ वीडियो है, अगर आप उसको एक पेज पे नोट कर लेते हैं तो कुछ हो नहीं जाएगा, तो आप कर सकते हैं उसको। तो ईवीएस के में प्रमाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिया जा सकता है। ईवीएस में प्रमाणिक और सार्थक शिक्षण जो है वो दिया जा सकता है। वर्णन के द्वारा दे सकते हैं, वास्तविक संवाद के द्वारा दे सकते हैं, प्रयोग और प्रक्रिया के द्वारा दे सकते हैं, या फिर सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर के आकलन के द्वारा भी दे सकते हैं। तो ईवीएस में प्रमाणिक और सार्थक अधिगम देना है, तो आप किसके द्वारा, वर्णन के द्वारा तो नहीं दे सकते, सार्थक अधिगम देना है। अगर आपको ईवीएस में प्रमाणिक और सार्थक अधिगम देना है तो आप किसके द्वारा दे सकते हैं। तो ठीक है, अच्छा, वर्णन के द्वारा दे सकते हैं, वास्तविक संवाद के द्वारा तो देना ही है, और प्रयोग की प्रक्रिया के द्वारा भी देना है। सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों के द्वारा दिए गए उत्तर के आकलन, तो ये तो हमें ईवीएस में करना नहीं होता कि हम सिर्फ सही और गलत, क्योंकि अगर इसके पहले वाले आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो आपने वहाँ पर भी देखा होगा कि हमें बच्चों को संख्यात्मक रूप में नहीं मापना है, बल्कि गुणात्मक रूप में मापता है। क्वालिटेटिव में हमें बच्चों को मेजर करना है। तो यहाँ पे सही और गलत जो है वो क्वांटिटेटिव हो जाएगा। यहाँ पे सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों के द्वारा दिए गए उत्तर का आकलन करना, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। ए, बी और सी, आप यहाँ पे डी अगर ऑप्शन काट भी देंगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि डी ऑप्शन जो है वो बच्चे को सही और गलत के रूप में सिर्फ आइडेंटिफाई कर देना, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो ही नहीं सकता। अगर आपको अदर ऑप्शन सही ना भी लग रहे हो तो आप जा सकते हैं कि ए और बी और सी ही सही होगा, क्योंकि डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता कि विद्यार्थियों को सही और गलत के रूप में बांट दिया जाए। ऑथेंटिक एंड मीनिंगफुल लर्निंग ऑफ ईवीएस कैन बी गिवन थ्रू। बच्चों को ऑथेंटिक एंड मीनिंगफुल लर्निंग अगर ईवीएस में देना है तो आप नैरेटिव के द्वारा दे सकते हैं, रियल डायलॉग से भी दे सकते हैं, प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंट भी से भी दे सकते हैं, लेकिन बच्चे को आंसर को राइट और रॉन्ग में जज करके आप बच्चे को ईवीएस को बच्चों के ईवीएस के ज्ञान को आप मीनिंगफुल लर्निंग की तरफ मतलब बिहेव नहीं कर सकते। मतलब बच्चों की मीनिंगफुल लर्निंग नहीं हो पाएगी अगर आप बच्चों को सही और गलत के रूप में बांट देते हैं तो। ठीक, तो वह ए, बी और सी सही है, डी तो बिल्कुल ही सही नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पे ए, बी और सी की तरफ जा सकते हैं। क्वेश्चन बहुत टफ बनाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की गई है। अगर आप चाहें तो मतलब सिर्फ प्रैक्टिस करके अपना ईवीएस का पेडागोजी आप इतना अच्छा कर सकते हैं कि आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और पढ़ने की ज़रूरत इसमें होती भी नहीं है। अगर लोग बोलते हैं कि ईवीएस की पेडागोजी कहाँ से पढ़े, इसकी पेडागोजी कहाँ से पढ़े, उसकी पेडागोजी कहाँ से, मतलब लोग पूछते हैं तो मैं बार बार बोलती हूँ, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ क्योंकि मैं बता नहीं रही हूँ। लेकिन सही बात तो यही है कि आप पेडागोजी को कहीं से पढ़ नहीं सकते हैं। आप आए हुए क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से पुटअप हुए हैं, और हमें अपने आंसर्स, ये सब क्वेश्चन कहाँ पे लिखे गए हैं, ये सब चीज़ें कहीं पर भी नहीं लिखी गई हैं। ये क्वेश्चन जो है वो ईवीएस को आधार बना के बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि जो 2021 का क्वेश्चन पेपर है ईवीएस के ही जितने भी चैप्टर्स हैं वहाँ से ही लेकर बनाया गया है। तो यहाँ पे अगर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। 83 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक। 83 नंबर वाला 7-8 क्वेश्चन और भी बचे हैं। तो यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि मुद्दों के आसपास बहस आयोजित किया जाए। अगर मुद्दे के आसपास बहस आयोजित करें, विद्यार्थियों को श्रव्य दृश्य दिखाकर करें, या फिर शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन को दिखाया जाए, या फिर अगला है कि थीम आधारित वर्कशीट विद्यार्थियों को दिया जाए। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, गलत तो अपने आप में कोई भी नहीं है, लेकिन आपको सबसे बेस्ट वन की तरफ जाना है। तो अगर हमारा जो थीम है वो ट्रैवल मतलब कि यात्रा के मुद्दे को केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि मुद्दों के आसपास बहस आयोजित किया जाए। अगर आपको ये बात, मैं आपको एक की पॉइंट बताती हूँ कि अगर आपको बच्चे कहीं पे एक्टिविटीज़ में इंगेज मिले, मतलब बच्चे के ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस जहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, बच्चों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन वही होगा। तो बच्चों को अगर आप श्रव्य दृश्य दिखा रहे हैं तो आप सब दिखा रहे हैं, बच्चे सब देख रहे हैं उसको। शिक्षक प्रदर्शित कर रहा है तो भी बच्चा देख ही रहा है, सुन रहा है। लेकिन बच्चा यहाँ पे अगला है कि थीम पर आधारित वर्कशीट विद्यार्थियों को दिया जाए। बच्चे को इसमें भी कुछ खास फायदा नहीं होने वाला। लेकिन जो पहला ऑप्शन है, अगर आप देखें कि मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जानी चाहिए, तो मुद्दों के आसपास बहस आयोजित करने का क्या मतलब है कि बच्चे के सारे सेंसेस इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, बच्चा बोल भी रहा है, बच्चा सुन भी रहा है, बच्चा देख भी रहा है, बच्चा अपना दिमाग चला के आर्ग्यू भी कर रहा है। तो बच्चे के ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस जो है वो बहस करने में इन्वॉल्व होते हैं। बहस का मतलब झगड़ा करना नहीं होता, बहस का मतलब होता है कि सेंसेस इन्वॉल्व हो। जहाँ पे बहस का मतलब है कि एक पॉजिटिव डिस्कशन हो कि किसी उस पॉइंट के बारे में बच्चे अपना ज्ञान का निर्माण कर ले, उससे कुछ नई पॉइंट्स निकल के आए, मेरी भी बातें रखी जाए, अदर बच्चों की भी बातें रखी जाए वहाँ पे। मतलब कि वहाँ पे झगड़ा, बहस का मतलब यहाँ पे झगड़ा वाला नहीं है। यहाँ पे बहस का मतलब है कि अच्छे से किसी भी टॉपिक के बारे में बातचीत हो पाए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। बच्चों के लिए डिस्कशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बच्चे के लिए नहीं, अगर आप खुद के लिए भी बात करिए कि अगर आप कोई भी टॉपिक खुद से पढ़ते हैं और उसको पढ़ के रख देते हैं, लेकिन अगर आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं और किसी से इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं, तो दोनों के लर्निंग में बहुत अंतर होता है। जब आप किसी से उस टॉपिक पे बात कर लेते हैं तो वो आपका जो इतना पक्का हो जाता है वो कॉन्सेप्ट कि आप मतलब भूलना चाहे तो भी नहीं भूल पाते हैं। लेकिन अगर आपने खुद से पढ़ा, फिर खुद से पढ़ के रख दिया, तो बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं। सबके साथ ऐसा होता है। तो अगर हम अगला क्वेश्चन, मतलब वही क्वेश्चन देखते हैं इंग्लिश में। इस यूज़ ऑफ थीम ट्रैवल एक थीम है, और उसमें से बच्चों के लिए चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि बच्चों के ट्रैवल थीम को पढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी या मीनिंगफुल हो सकता है। तो बच्चों को डिबेट एंड इफ़ डिबेट्स आर कंडक्टेड अराउंड द इश्यूज, मतलब कि जो भी हम इश्यू उठा रहे हैं उसके आसपास अगर कोई भी डिबेट कंडक्ट करते हैं, कोई डिस्कशन या डिबेट कंडक्ट करते हैं, तो बच्चे जो है वो ज़्यादा बेटर तरीके से उसको सीख पाएंगे। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और अगला क्वेश्चन 84 नंबर वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है कि ईवीएस पाठ्य पुस्तक के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है। ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के अलावा ईवीएस सीखने के लिए कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है। देखिए इसमें ये नहीं बोला कि पाठ्य पुस्तक से एकदम हट ही जाओ, मतलब पाठ्य पुस्तक कुछ है ही नहीं, ये नहीं बोला गया। पाठ्य पुस्तक है, कुछ है, लेकिन इसमें पूछा गया ना कि पाठ्य पुस्तक के अलावा आप क्या क्या कर सकते हैं, बुकिश नॉलेज के अलावा भी आप क्या क्या कर सकते हैं। तो ये सिर्फ ओनली पाठ्य पुस्तक लिखा हुआ है, ओनली बुक लिखा हुआ है, तो वो ऑप्शन गलत हो सकता है। लेकिन हाँ, पाठ्य पुस्तक के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप करके ईवीएस के ज्ञान को ले सकते हैं। तो ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है। क्षेत्र भ्रमण हो गया, रेडियो हो गया, विकिपीडिया हो गया, या फिर जो है वो विश्वकोश हो गया। तो आप देख ही सकते हैं कि विश्वकोश, विकिपीडिया, रेडियो, इन सबसे बेटर क्या है आपके पास, क्षेत्र भ्रमण, क्योंकि आपको प्राइमरी लेवल पे बच्चों को सिखाना है, आपको प्राइमरी लेवल पे बच्चों को सिखाना है। तो ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। बिसाइड्स ईवीएस टेक्स्ट बुक के अलावा, मतलब ईवीएस के टेक्स्ट बुक के अलावा विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी अ गुड रिसोर्स फॉर ईवीएस लर्निंग। चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि ईवीएस के लर्निंग के लिए एक बेस्ट रिसोर्स हो सकता है। तो आपको पता है कि फील्ड का विजिट कराना, बच्चों को इंगेज करने का मौका देना, क्योंकि रेडियो, विकिपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया, इन सबसे बच्चे जो है वो इंगेज होकर नहीं सीख पाएंगे। उनको एक इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी, लेकिन वो अपने ज्ञान का निर्माण उतने बेटर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो ये ऑप्शन, मतलब ऑप्शन तो गलत कोई भी नहीं है, लेकिन बेस्ट वन की तरफ अगर आप जाएंगे तो फील्ड विजिट होगा।
ये ऑप्शन जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज से बेस्ड है, फील्ड विजिट प्रैक्टिकल नॉलेज पर बेस्ड है। 85 वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जल थीम, आपको थीम के नाम तो ऐसे ही बता दिया है क्वेश्चन में ही, हर एक थीम मतलब ट्रेवल थीम में, जल थीम में, फूड थीम में, आपको मतलब इस तरीके से क्वेश्चन में ही बता दिया गया। फैमिली एंड फ्रेंड हो गया, थिंग्स वी मे कैन डू हो गया, तो आपको तो ऐसे ही बताया जा रहा है कि थीम का नाम क्या है। आपको थीम एकदम अच्छे से याद रखना है। जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। अगर आप ऑप्शन देखें तो जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से हम सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं? भूमिका निर्वाह के द्वारा, विद्यार्थियों के बीच संवाद के द्वारा, क्षेत्र भ्रमण के द्वारा, प्रदर्शन और गृह कार्य के द्वारा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जल थीम जो है उससे बच्चे सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीख सकते हैं। तो भूमिका निर्वाह के द्वारा भी सीख सकते हैं, विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा भी सीख सकते हैं, और क्षेत्र भ्रमण के द्वारा भी सीख सकते हैं। लेकिन प्रदर्शन और गृह कार्य के द्वारा जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को बहुत बेटर तरीके से नहीं सीख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मतलब बच्चों से एक्टिविटीज़, भूमिका निर्वाह में क्या होगा, बच्चों से एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी, बच्चे किसी के रोल लेंगे और उसको परफॉर्म करेंगे, तो उससे जो है बच्चों के दिमाग पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद हो सके, बच्चे जो है वो बात कर पाए टॉपिक पर, और क्षेत्र भ्रमण के द्वारा मतलब ऐसे जगहों पर लिया जाए जहाँ पे जल से संबंधित रिसोर्सेज हो और बच्चों को दिखाया जाए। डैम हो गया, लेक हो गया, रिवर हो गया, इन सबको चीज़ों को बच्चों को दिखाया जाए, मतलब भ्रमण कराया जाए बच्चों को ऐसी चीज़ों का, मतलब जहाँ पे खतरा नहीं हो ऐसे जगह पर बच्चों को ले जाया जाए। तो उससे जो है वो बच्चे बेटर तरीके से सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों के बारे में जो कि जल थीम से संबंधित है सीख सकते हैं। जल थीम क्या, किसी भी थीम से। ए बी और यहाँ पे सी जो है वो बिल्कुल ठीक है। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है वो कितने प्रैक्टिकल बनाए गए हैं कि डायरेक्ट ही एनसीईआरटी से चैप्टर्स के नाम उठाए गए हैं और वहाँ से क्वेश्चन जो है फ्रेम किए गए हैं। सोशियो कल्चरल इश्यूज रिलेटेड टू द वाटर थीम कैन बी इफेक्टिवली लर्न थ्रू। तो सोशियो कल्चरल इश्यूज जो हैं जो कि वाटर थीम से संबंधित है, कैसे बच्चे जो है वो इफेक्टिवली पढ़ सकते हैं या जान सकते हैं। तो रोल प्ले के द्वारा कर सकते हैं, और रियल डायलॉग अमॉन्ग स्टूडेंट हो गया, और फील्ड ट्रिप। ए बी एंड सी। अगला क्वेश्चन है कि ईवीएस पाठ्यपुस्तक में शामिल है ईवीएस सीखने के लिए। ईवीएस पाठ्यपुस्तक में, क्वेश्चन कहीं और है क्या? नहीं। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में शामिल है ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियाँ और कथाएं और वास्तविक घटनाएं हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें जो है वो कोड वाले क्वेश्चंस बहुत सारे दिए गए हैं। तो ईवीएस पाठ्यपुस्तक में क्या शामिल है? ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियाँ, कथाएं और वास्तविकताएं। क्योंकि ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में कहानियाँ, नैरेटिव हो गए, कथाएं हो गए, स्टोरीज हो गई, वास्तविक घटनाओं को शामिल किया गया है। क्यों? वे सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत हैं। वे बात ठीक है। और अगला क्या है? ठीक है, बात गलत नहीं है बिल्कुल भी। और अगला क्या है कि वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं। ये बात भी ठीक है। वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने और अवसर प्रदान करते हैं जिसमें हम परिचित हैं। वे शिक्षकों के लिए ईवीएस के शिक्षण शास्त्र को आसान बनाते हैं। वे शिक्षकों के लिए ईवीएस के शिक्षण शास्त्र को आसान बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो सकता है कि अगर आप देखें तो 85 वाला क्वेश्चन छूटा गया? नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ईवीएस के पाठ्यपुस्तक में और सीखने के लिए वास्तविक कहानियाँ, कथाएं और वास्तविक घटनाओं को शामिल किया गया है क्योंकि वे सूचना और सीखने का समृद्ध स्रोत है। इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं। इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं जिससे हम परिचित हैं। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और शिक्षकों के लिए ईवीएस की पेडागोजी को आसान बनाते हैं। ये बात ठीक है, लेकिन ये तीनों बातें जो है वो ऊपर की ज़्यादा ठीक है। तो देखते हैं कि ए बी सी डी किसी में है तो वही ऑप्शन हो जाएगा। तो डी तो नहीं है इस ऑप्शन में, इसलिए ए बी और सी ऑप्शन होगा। बेस्ट जो है वो यही होगा।
तो ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में स्टोरी, नैरेटिव और रियल जो इंसिडेंट है उनको शामिल किया गया है। क्यों? क्योंकि ये सूचना और सीखने का समृद्ध स्रोत है। अगर आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, और नहीं तो क्वेश्चन पेपर कर लेंगे, उससे हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पेपर आपको 2-3 बार करना होगा, क्योंकि अभी आप कर रहे हैं, उसके अलावा भी एग्ज़ाम तक आते आते पूरा निकल जाएगा, फिर से करना होगा। वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं। वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं जिससे कि हम परिचित हैं। तो यहाँ पे ए, बी और सी ऑप्शन बिल्कुल ही ठीक है। और अगर हम इंग्लिश में देखें तो ईवीएस टेक्स्ट बुक contain real stories, narrative and real events for the learning of EVS because they are rich source of information and learning। ये बात ठीक है। और उसके बाद दे इंस्पायर स्टूडेंट्स, टीचर एंड कम्युनिटी, ये बच्चों, टीचर और कम्युनिटी को इंस्पायर करते हैं। दे कैन प्रोवाइड अस एन अपॉर्चुनिटी टू रीविजिट एक्सपीरियंसेस वी आर फेमिलियर विथ। तो ये बात भी ठीक है। तो ए, बी और सी जो है वो बिल्कुल ही ठीक है। डी ऑप्शन भी अपने आप में गलत नहीं था, लेकिन अगर ए, बी, सी, डी वाला ऑप्शन नहीं है तो अभी ए, बी और सी के साथ जा सकते हैं। और 87 वाला क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या है कि ईवीएस सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान कहाँ पे केंद्रित होना चाहिए। तो सीखने के लिए, ईवीएस सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान जो है वो कहाँ पे केंद्रित होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे कि सीखने के लिए सीखने पर, सीखने के रूप में सीखने पर, और उसके बाद जो है वो आकलन अनौपचारिक रूप से सीखने पर। तो ईवीएस सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान कहाँ पर होना चाहिए। आकलन का ध्यान जो है वो सीखने के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट पर हमारा ध्यान जो है वो होना चाहिए। सीखने के लिए हमें मतलब आकलन करना चाहिए, सीखने पर आकलन जो है नहीं करना है हमें। सीखने के रूप में सीखने पर भी नहीं करना है, बल्कि आपको सीखने के लिए आकलन करना है कि बच्चों को आपने कुछ बताया, कुछ पढ़ाया। अब आपको मतलब एक बार फॉर्मेटिव असेसमेंट करके देख लेना है कि बच्चे सीख पाए या नहीं सीख पाए। अगर वो नहीं सीख पाए तो आप उनकी प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करिए और फिर उसको दूर करिए। तो सीखने के लिए बच्चों को यहाँ पे हमें आकलन करना होता है। तो अगर हम देखें कि बच्चों को ईवीएस लर्निंग के लिए किस असेसमेंट पर हमें फोकस करना चाहिए, तो फॉर लर्निंग पे, ऑफ लर्निंग पे, एज लर्निंग पे एंड इनफॉर्मल लर्निंग पे। तो यहाँ पे गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपको सबसे बेस्ट वन की तरफ जाना है तो फॉर लर्निंग पे, फॉर्मेटिव असेसमेंट पे आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसे कि बच्चे की प्रॉब्लम्स को डायग्नोस किया जा सके और उनकी प्रॉब्लम को दूर भी कर सके। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर वाला क्वेश्चन है कि राजा एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है। राजा एक ईवीएस के शिक्षक हैं और वो एक आकलन उपकरण का यूज़ करते हैं। एक मतलब कि असेसमेंट टूल का यूज़ करते हैं जो विद्यार्थियों के काम के लिखित से मौखिक से दृश्य तक सभी घटकों में उपलब्धि मानदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं। शिक्षक क्या यूज़ कर रहा है, एक मतलब असेसमेंट का टूल है, वो कौन सा है, जो विद्यार्थियों के काम को लिखित रूप से दृश्य तक के सभी घटनाओं को घटकों में उपलब्धि मापदंड को स्पष्ट रूप से इंगित कर रहा है। तो ये शिक्षक जो है वो किसका यूज़ कर रहा है, तो रूब्रिक्स का, चेकलिस्ट का यूज़ कर रहा है। इसके बाद जो है वो उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड का यूज़ कर रहा है, दृष्टांत अभिलेख का या फिर अवलोकन पत्र का मतलब यूज़ कर रहा है। तो ये एक ईवीएस के शिक्षक है जो कि आकलन के लिए विद्यार्थियों के, आप मतलब देखिए पहले तो इसका आंसर रूब्रिक्स है, इसका आंसर क्या है, रूब्रिक्स है। तो अब आप क्या करेंगे, आप पहले तो रूब्रिक्स हेडिंग डालेंगे, आप पहले रूब्रिक्स जो है वो हेडिंग डालेंगे और वहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो रूब्रिक्स क्या है, जो विद्यार्थियों के काम को लिखित रूप से मौखिक से दृश्य तक सभी घटकों में उपलब्धि मापदंड को स्पष्ट रूप से इंगित कर रहा है। तो आपको रूब्रिक्स के अंतर्गत ये पॉइंट लिख के रखने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार नहीं पूछा गया, लेकिन हाँ इस बार पूछा गया। इसका मतलब ये है कि अदर क्वेश्चन पेपर में भी ये आया होगा और या फिर आने वाले क्वेश्चन पेपर में आपको ये देखने को मिल सकता है। तो आपको इसको कहीं से भी लिखने या खोजने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ ये पॉइंट रूब्रिक्स डाल के जो विद्यार्थियों के काम को लिखित और मौखिक से दृश्य तक सभी घटकों में उपलब्धि मापदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है, तो वो क्या होता है, वो रूब्रिक्स होता है। और आपको ऐसे ही लिख कर रख लेने हैं, ठीक। और इससे जो है वो आपका आने वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो रूब्रिक्स के बारे में आपको ये लिखना है कि इसमें लिखित से मौखिक और उसके बाद लिखित मौखिक से दृश्य तक सभी घटनाओं को
सभी घटकों में उपलब्धि जितने भी मापदंड है घटकों में उपलब्धि मापदंड को जो है वो इंगित करता है। मतलब ये उपलब्धि मापदंड को इंगित करता है, मतलब ये कि ये उपलब्धि मापदंड को इंगित कर रहा है। इसमें लिखित भी शामिल होता है, मौखिक भी शामिल होता है और दृश्य सभी कुछ शामिल होता है। तो आपको रूब्रिक्स के अंदर ये लिख के रख लेने हैं और अलग से मैं एक असेसमेंट टूल पे वीडियो बना दूंगी, तो आप वहाँ पे इसे भी देख सकते हैं। लेकिन नोट्स बनाने का यही तरीका है कि क्वेश्चन पेपर में जो भी चीज़ें आई हुई हैं आपको उससे जो है वो आगे बढ़ना है। तो राजा जो है वो एक ईवीएस के टीचर हैं और एक असेसमेंट टूल का यूज़ करते हैं और वे क्लियरली इंडिकेट करते हैं अचीवमेंट, मतलब कौन सा ऐसा टूल है जो कि क्लियरली इंडिकेट अचीवमेंट क्राइटेरिया अक्रॉस ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स वर्क फ्रॉम रिटन टू ओरल टू विजुअल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चों का जो रिटन वर्क है, ओरल वर्क है और विजुअल वर्क है, सारे वर्क को इंक्लूड करते हैं। सारे वर्क के मतलब कि अचीवमेंट क्राइटेरिया को इंक्लूड किया जाता है इसमें। ठीक, तो वो अचीवमेंट क्राइटेरिया के सारे कंपोनेंट को, बच्चों के अचीवमेंट क्राइटेरिया के सारे कंपोनेंट को जो है वो यूज़ किया जाता है इसमें, जो कि रिटन से लेकर ओरल से लेकर विजुअल तक सारे कंपोनेंट के सारे अचीवमेंट क्राइटेरिया को उसमें यूज़ किया जाता है। तो वो क्या होता है, वो रूब्रिक्स होता है। आपको ये हिंदी और इंग्लिश में एकदम अच्छे से लिख के रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बार बार नहीं पूछे गए हैं, लेकिन हाँ इस बार पूछा गया है और उसका मतलब आपको डिफिनेशन भी इसी क्वेश्चन में दिया गया है। कहीं और से लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप सिर्फ यही लिख लीजिए कि रिटन से लेकर ओरल से लेकर विजुअल तक जितने भी अचीवमेंट क्राइटेरिया हैं बच्चों के, उसको इसमें शामिल किया जाता है। तो ए जो है ऑप्शन बिल्कुल ही ठीक है। और एनेक्डोटल रिकॉर्ड हो गया, ऑब्जर्वेशन सीट, चेकलिस्ट। इन चेकलिस्ट पे पिछले क्वेश्चन पेपर में जो है वो आप देख सकते हैं कि चेकलिस्ट पर भी क्वेश्चन आया हुआ था। एनेक्डोटल रिकॉर्ड पे क्वेश्चंस आते ही हैं जो कि शॉर्ट स्टोरीज मतलब के फॉर्म में होते हैं। तो मैं आपको इस पर एक वीडियो बना दूंगी। मैंने ये इस टॉपिक को लिख लिया है कि असेसमेंट के जो टूल होते हैं उस पर हम वीडियो बना लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछे जाते हैं। ईवीएस में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। 89 नंबर वाला क्वेश्चन है कि ईवीएस में आत्म आकलन क्या है। ईवीएस में जो है वो आत्म आकलन क्या होता है। सीखने के लिए आकलन हो गया, सीखने के बारे में सीखना हो गया, उपलब्धि और सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में सीखना हो गया, सीखने का आकलन करना हो गया। तो ईवीएस में जो आत्म आकलन होता है वो क्या होता है, सीखने के लिए आकलन, तो बिल्कुल ठीक है। सीखने के बारे में भी आकलन, बिल्कुल ठीक है। और उपलब्धियों और सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में भी आकलन, ये भी ठीक है। सीखने का आकलन जो है वो, सीखने का आकलन आत्म आकलन नहीं होता है, ये समेटिव होता है, मतलब कि एक अथॉरिटी के द्वारा ये कराई जाती है। तो सीखने का आकलन नहीं होगा यहाँ पे। ए, बी और सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। सीखने के लिए आकलन हो सकता है, सीखने के बारे में सीखना हो सकता है, उपलब्धियों और सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में भी सीखना हो सकता है। तो ए, बी और सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही ठीक है। अगर आप देखें कि सेल्फ असेसमेंट इन ईवीएस, मतलब ईवीएस में जो सेल्फ असेसमेंट है वो क्या है। असेसमेंट एज लर्निंग हो सकता है, लर्निंग अबाउट लर्निंग। आपको ये लिख के रखने हैं, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट से मतलब कि इससे क्वेश्चन जो है वो बार बार आते हैं। तो आपको यहाँ पे लिख के रखने हैं कि सेल्फ असेसमेंट डाल के ईवीएस में एक हेडिंग बनानी है और उसमें लिखनी है कि असेसमेंट एज लर्निंग, लर्निंग अबाउट लर्निंग एंड जजमेंट्स अबाउट अचीवमेंट एंड द आउटकम ऑफ लर्निंग। यहाँ पे ए, बी और सी आपको ये तीनों अगर आप इंक्लूड कर लेंगे तो नेक्स्ट अगर सेल्फ, मतलब ये बहुत टफ नहीं है, लेकिन आप चाहें तो लिख के रख सकते हैं, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट से क्वेश्चन जो है वो आते हैं बार बार। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है वो समेटिव में आता है, इसमें नहीं आता। तो यहाँ पे ए, बी और सी, डी तो होगा ही नहीं, और ए, बी और सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि ईवीएस का सीखना किस पर आधारित होता है। ईवीएस का सीखना सरल से जटिल की ओर होता है, जटिल से सरल की ओर तो ये तो होता ही नहीं है। अगर आप टीचिंग के मैगज़ीन पढ़ेंगे, सूत्र पढ़ेंगे, तो ये मतलब कि जटिल से सरल की तरफ तो कुछ होता ही नहीं है। वैश्विक से स्थानीय की तरफ भी नहीं होता, स्थानीय से वैश्विक की तरफ होता है, तो ये भी नहीं होता है। और उसके बाद अमूर्त से मूर्त भी नहीं होता है, बल्कि मूर्त से अमूर्त होता है। मतलब इन्होंने फंसाने की भी कोशिश नहीं किया है क्वेश्चन में। सरल से जटिल की ओर, मतलब इतने ईजी तरीके से दे दिया है कि आप ले लो आंसर, ले लो आंसर। तो अगर आप टीचिंग के मैगजीन पढ़े होंगे तो आपको पता है कि सरल से जटिल होता है, स्थानीय से वैश्विक होता है, मूर्त से अमूर्त होता है। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या होगा, सरल से जटिल की तरफ हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। ईवीएस को सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, सरल से जटिल की ओर। वो जो जानते हैं उसको ऐसे उनको बताना पहले, और फिर जो नहीं जानते हैं फिर उसकी तरफ लेकर जाना। तो लर्निंग ऑफ ईवीएस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ
सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, बल्कि बच्चों को सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जाना। और सिर्फ इस ईवीएस में ही नहीं, कोई भी चीज़ें अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो पहले आप उनको ईजी चीज़ें पढ़ाएंगे, जिससे कि वो अपने आप को क्लासरूम से कनेक्ट कर पाएंगे, टॉपिक से कनेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद हम उन्हें कोई जटिल चीज़ पढ़ाते हैं तो वो अच्छे से मतलब ध्यान दे पाते हैं। अगर आप खुद ही अपने आप को देखो कि अगर कोई ऐसी चीज़ आप अगर हम पढ़ते हैं जो कि हमें कुछ भी पता ही नहीं होता उसके बारे में, तो लगता है कि छोड़ दो मत पढ़ो, नहीं आ रहा है। और जो चीज़ें हैं कि हाँ आप रिलेट कर पाते हो, जो आपने पहले पढ़ा है, या फिर कुछ भी चीज़ें हैं जो कि आपको थोड़ा बहुत भी पता होती है, तो पढ़ने में मतलब अच्छा लगता है पढ़ने में कि हाँ मुझे ये समझ में आ रहा है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। आज का जो डिस्कशन है थोड़ा शायद लंबा हो गया है, तो ईवीएस में थोड़ी सी लंबी डिस्कशन हो रही है, क्योंकि इसमें कोई सर्टेन फिक्स्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं। ईवीएस के पेडागोजी में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करके ही जाने पड़ते हैं, तभी आप अच्छे से कर पाते हैं उसको। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को करके जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी। हाँ, थीम वाली जो वीडियो है वो आपको ज़रूर से देखनी है, या फिर आपने अगर कहीं से बनाया हुआ है तो आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते वक्त आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो अगर आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसी तरीके से हमारा ये जो श्रृंखला है प्रीवियस ईयर की, वो आगे ही बढ़ती रहेगी। थैंक यू सो मच।